अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्लास 10 चैप्टर नंबर 5 बायोकेमिस्ट्री। टॉपिक आज हमारा लिपिड्स। लिपिड्स को हम फैट्स बोलते हैं। फैट्स जैसे फैट मैक्रोमोलिक्यूल्स, फैट मैक्रोमोलिक्यूल्स क्योंकि ये साइज में बड़े होते हैं। फैट मैक्रोमोलिक्यूल्स मेड अप ऑफ फैटी एसिड्स, कि फैटी एसिड से ये मिलकर बनते हैं। अगर लिपिड्स का फॉर्मूला स्टडी करें, लिपिड्स के फॉर्मूले में फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल। फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल का जब रिएक्शन करवाएंगे, इनके रिएक्शन से जो लिपिड्स फॉर्म होंगे H2O C++O R बॉन्ड कार्बन ऑक्सीजन कार्बोनाइल अल्काइल ऑक्सीजन कार्बोनाइल एंड अल्काइल रेडिकल। ये है लिपिड का फार्मूला। लिपिड के फार्मूले में हम स्टडी करते हैं, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप से इंक्लूड करता है। इनको ऑयल्स और फैट्स बोलते हैं। जब इनके फार्मूले हमने स्टडी किया, ये 3 लेयर्स के साथ मिलता है। इसको फैट्स को या लिपिड्स को हम ट्राइग्लिसराइड्स भी बोलते हैं। द सेकेंड नेम इज ट्राइग्लिसराइड्स, क्योंकि ये एक ग्लिसरॉल का फार्मूला है। जब ये 3 मॉलिक्यूल्स होंगे तो ये क्या बनाएंगे, ट्राइग्लिसराइड्स। नेक्स्ट, फैट्स आर ऑल्सो ऑयल्स। फैट्स ऑयल्स, इनको हम कलेक्टिवली लिपिड्स बोलते हैं। लिपिड्स आर द मैक्रोमोलिक्यूल फॉर्मिंग लॉन्ग चेन्स विद एस्टर, long chain of esters consisting of carboxylic group with glycerol। कार्बोक्सिलिक ग्रुप विद ग्लिसरॉल के एस्टर क्या फॉर्म करते हैं, 3 फैटी एसिड्स की लेयर। एस्टर्स फॉर्म 3 layers of फैटी एसिड्स। फैटी एसिड्स की 3 एसिड लेयर से हम ट्राइग्लिसराइड्स, इसलिए हम फैट्स को ट्राइग्लिसराइड्स भी बोलते हैं, इनके मॉलिक्यूल्स की वजह से। नेक्स्ट, अगर हम इसकी प्रॉपर्टीज स्टडी करें, नेक्स्ट प्रॉपर्टीज, ऑयल जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड, ऑयल्स आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। अगर हम रूम टेम्परेचर पे ऑयल्स की बात करें तो वो लिक्विड होंगे तो वो क्या होंगे, अनसैचुरेटेड लिपिड्स और फैटी एसिड्स। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स से जैसे हमने ऑयल स्टडी किया कि अल्कीन्स जो है वो ऑयल फॉर्मिंग है, तो अल्कीन्स में डबल बॉन्ड पाया जाता है, वो अनसैचुरेशन होती है। उसी की वजह से हमने क्या कहा है कि अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं। नेक्स्ट, ऑयल्स विच आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर आर called saturated fatty acids। कि सैचुरेटेड फैटी एसिड्स को कॉल करते हैं। सैचुरेटेड फैटी एसिड्स में हम क्या स्टडी करते हैं कि अगर हम सैचुरेटेड की बात करें तो सिंगल बॉन्डेड में हमने अल्केन स्टडी किया। अगर हम अनसैचुरेशन की बात करें तो अनसैचुरेशन में हमने अल्कीन स्टडी किया। अल्कीन डबल बॉन्डेड, इन्हीं की वजह से उसका क्या नाम रखा है हमने एसिड्स का, क्योंकि ये ऑयल्स हैं और ऑयल और घी का हमने जो फ़र्क है वो हमने इस तरह स्टडी किया है कि ये ग्लिसराइड्स ऑफ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं और ये ट्राइग्लिसराइड्स ऑफ फैटी एसिड्स हैं। नेक्स्ट हम जो है वो फैटी एसिड स्टडी करते हैं कि फैटी एसिड्स कि क्या जनरल फार्मूला है और फैटी एसिड्स किन से मिलकर फॉर्म होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज फैटी एसिड्स। लिपिड्स जो हमने स्टडी किया कि फैटी एसिड्स जो हैं वो लिपिड्स की बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। अब जो फैटी एसिड्स बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लिपिड के ये बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। लॉन्ग चेन ऑफ
सैचुरेटेड, लॉन्ग चेन्स ऑफ सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स के सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स पाए जाते हैं। फैटी एसिड्स हम क्या भी सकते हैं, इनको कार्बोक्सिलिक एसिड्स पाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल C15, H31, COH, पाल्मिटिक एसिड। नेक्स्ट C17, H35, COH, स्टेरिक एसिड। ये दो टाइप्स हैं फैटी एसिड की जो हम क्या करते हैं, कॉमनली यूज़ करते हैं। फैटी एसिड्स की फॉर्मेशन कैसे होती है, जब हम एस्टर्स रिएक्ट करते हैं ग्लिसरॉल के साथ। एस्टर्स रिएक्ट करते हैं ग्लिसरॉल के साथ, तो ग्लिसरॉल विद इन द प्रेजेंस ऑफ मिनरल एसिड्स कि मिनरल एसिड्स की मौजूदगी में जब एसिड और ग्लिसरॉल रिएक्ट करते हैं तो वो फॉर्म करते हैं फैटी एसिड्स। और फैटी एसिड्स जो कि बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं लिपिड्स के। ये था लिपिड्स और फैटी एसिड्स का। अब हम देखते हैं अगर इनकी यूजेस जो हैं और सोर्सेज हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टडी दैट फैटी एसिड जो है ये हमारी बॉडी में बहुत यूजफुल हैं। सोर्सेज एंड यूजेस ऑफ लिपिड्स कि लिपिड्स की सोर्सेज भी और यूजेस भी। सबसे पहले हम बात करते हैं फैट्स एंड ऑयल्स। ये एनर्जी सोर्स है हमारी बॉडी में। एनर्जी सोर्स होने के बाद ये सोर्सेज विटामिन A, D एंड E है। ये क्या बिल्ड करते हैं, ये ब्रेन सेल्स ब्रेन के सेल्स बनाते हैं। नर्व सेल्स हमारे न्यूरॉन्स मैन्युफैक्चर करते हैं। सेल मेम्ब्रेन्स करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं ये इनसॉल्युबल इन वाटर बिकॉज ऑफ नॉन पोलैरिटी इन नेचर। बिकॉज ऑफ नॉन पोलैरिटी नेचर में ये नॉन पोलर की वजह से क्या है, नॉन पोलर की वजह से ये इनसॉल्युबल है। सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बिकॉज ऑफ पोलैरिटी इन नेचर कि नेचर में पोलैरिटी की वजह से ये क्या है, सॉल्युबल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। सॉल्युबिलिटी किसकी वजह से, इनकी पोलर होने की वजह से। फैट्स स्टोर्ड इन द बॉडी इंसुलेट करते हैं बिकॉज दे आर नॉन कंडक्टर है। नॉन कंडक्टर होने की वजह से ये क्या कहते हैं, नॉन कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी कि हीट और इलेक्ट्रिसिटी के ये नॉन कंडक्टर्स हैं। नॉन कंडक्टर के बाद जो ऑयल की सिंथेसिस है, सिंथेसिस ऑफ ऑयल, सिंथेसिस हम इसकी स्टडी करते हैं नेचुरली बाय प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड मरीन ऑर्गेनिजम्स कि ये हमें जो सोर्सेज हैं मिलते हैं प्लांट से, एनिमल से और मरीन ऑर्गेनिज्म से। फर्स्ट ऑफ ऑल एनिमल फैट्स फाउंड इन एडिपोज टिश्यूज। हमारी बॉडी में जो स्किन की लेयर होती है उस स्किन के नीचे ये जो सेल्स पाए जाते हैं, उसी सेल्स के नीचे
यहाँ फैट पाई जाती है, इसलिए जो बंदा है वो हेल्दी है। जो है ना, हम कहते हैं ना कि इंसान के ऊपर क्या हो गया, ये मोटापे की वजह से हम कह सकते हैं इस पर चर्बी है, तो वो क्या होगा कि एडिपोज टिश्यूज़ जो होंगे, इसके जो सेल्स होंगे सोमैटिक बॉडी सेल्स, सोमैटिक बॉडी सेल्स के बाद इसमें जो है इस टिश्यूज़ में फैट मौजूद होगी। फैट मौजूद होने की वजह से वो क्या होगा, हेल्दी सा लगेगा। एनिमल्स सिक्रेट milk from which butter and ghee is obtained। कहते हैं एनिमल जो दूध देते हैं उनसे हम मिल्क से हम बटर और घी जो है वो ऑब्टेन होता है। बटर एंड घी आर यूज्ड फॉर cooking and frying of food, कि वही बटर और घी क्या होता है, खाना पकाने के काम आता है। कुकिंग एंड फ्राइंग ऑफ फूड फॉर प्रिपेयरिंग बेकरी आइटम्स एंड स्वीट्स, कि मिठाइयाँ बनाने में और बेकरी की चीज़ें बनाने में यही काम आता है जी। ये था पहला सोर्स एंड यूजेस ऑफ फैट्स एंड लिपिड्स। नेक्स्ट इज एनिमल्स फैट आर आल्सो यूज्ड इन सोप इंडस्ट्री, कि एनिमल्स फैट्स आर आल्सो यूज्ड इन सोप इंडस्ट्री, कि एनिमल्स की जो फैट है वो सोप इंडस्ट्री में यानी साबुन बनाने के काम भी आती है। नेक्स्ट, प्लांट्स सिंथेसाइज ऑयल्स एंड स्टोर देम इन सीड्स, कि प्लांट्स जो है ऑयल प्रोड्यूस करते हैं। ऑयल प्रोड्यूस करने के बाद वो क्या करते हैं, उनको सीड्स में स्टोर कर लेते हैं, सच एज सनफ्लावर सीड्स एंड ऑयल। सूरजमुखी के फूल में से जो ऑयल निकलता है, सनफ्लावर ऑयल, कोकोनट ऑयल, ग्राउंडनट ऑयल, कॉर्न ऑयल, ये वो ऑयल्स हैं जो हमें सीड से मिलते हैं और जो प्लांट से सिंथेसाइज करके अपने सीड में स्टोर कर लेते हैं फॉर फर्दर प्रोसेसेस। These oils are used as vegetable oils and ghee for cooking and other purposes, कि कुकिंग और अदर पर्पजेस के लिए हम इस ऑयल को यूटिलाइज करते हैं। द नेक्स्ट सोर्स एंड यूजेस आर मैरीन एनिमल्स लाइक सैल्मन एंड व्हेल्स। सैल्मन एंड व्हेल्स आर आल्सो अ सोर्स ऑफ ऑयल। मरीन एनिमल्स में हमारे पास सैल्मन और व्हेल जो है वो भी क्या कहते हैं, ऑयल प्रोड्यूस करते हैं। जो फिशेस होते हैं वो क्या कहते हैं, स्पेसिफिक ऑयल प्रोड्यूस करते हैं, जिनकी वजह से क्या होता है, उनकी बॉडी स्लिपरी होती है। और स्लिपरी टच होने की वजह से क्या है, वो ऑयल होता है, और ऑयल जो कि एक स्लिपरी होता है। नेक्स्ट, दीज ऑयल्स आर यूज्ड एज मेडिसिन्स। फॉर एग्जाम्पल, कोल्ड लिवर ऑयल एंड फिश ऑयल। कोल्ड लिवर ऑयल, यही ऑयल्स को हम क्या करते हैं, मेडिसिन के लिए यूज करते हैं। जैसे कोल्ड लिवर ऑयल हो गया और फिश ऑयल, जो कि हम क्या कहते हैं, जो कि जिसमें भरपूर विटामिन के ई की एक सोर्स है, सोर्स ऑफ विटामिन ई। क्या फिश ऑयल एक सोर्स है विटामिन ई की, जो बॉडी में जब विटामिन ई की डेफिशिएंसी होती है विल यूटिलाइज और विल टेक फिश ऑयल कैप्सूल्स। ये थी सोर्सेज एंड यूजेस ऑफ लिपिड्स।
ये था हमारा लिपिड का टॉपिक। नेक्स्ट हमारे पास हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल, कि हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल की करके कौन सा प्रोडक्ट बनाते हैं। हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल, ऑयल जैसे कि हमें पता है एक अनसैचुरेटेड कंपाउंड है। अनसैचुरेटेड में आपको पता है डबल बॉन्ड मौजूद होता है, इसलिए हम इसकी क्या कहते हैं, हाइड्रोजनेशन। हाइड्रोजनेशन आपको पता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, जस्ट वी हैव स्टडीड बिफोर, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। वेजिटेबल ऑयल, vegetable oils are triester of glycerol and fatty acids of unsaturated long chains. These oils are hydrogenated in presence of nickel catalyst at 250 degree to 300 degree Celsius to form vegetable ghee. इन द फैक्ट्रीज और इन द फर्म्स हम क्या कहते हैं, जब ऑयल तो हमें सोर्स है उसकी सनफ्लावर सीड्स वगैरह, ये तो हमें सोर्सेज मिल गई फैट्स और ऑयल्स की जो हमने स्टडी किया है। फिर ऑयल से हमें घी जो है उसकी सोर्स या स्टडी नहीं होती। घी बनाने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, हम ऑयल की ही लेबॉर्ट्री में हाइड्रोजनेशन करवाते हैं। जब हाइड्रोजनेशन करवाएंगे ऑयल जो कि एक अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, और अनसैचुरेटेड होने की वजह से जब हम उसमें एक हाइड्रोजन ऐड करेंगे, आप देखेंगे जब उसका बॉन्ड टूटेगा, ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड होगी, तो वो क्या होगा, एक सैचुरेटेड कंपाउंड में कन्वर्ट होगा। जो ही वो सैचुरेटेड कंपाउंड में कन्वर्ट होगा, सोर्सेज ऑफ लिपिड में हमने स्टडी किया कि जो सैचुरेटेड कंपाउंड होते हैं जैसे कि घी, वो क्या होगा, वो सॉलिड होगा रूम टेम्परेचर पे। इसलिए हम देखते हैं कि जो घी होता है, जो टिन्स में घी मौजूद होता है, वो सॉलिड होता है, जबकि ऑयल जो है वो लिक्विड होता है। यही वजह उसके सॉलिड होने के लिए। नेक्स्ट द रिएक्शन इज वेजिटेबल ऑयल plus hydrogen in the presence of nickel catalyst, temperature 250 degrees Celsius to 300 degrees Celsius, and vegetable ghee. Vegetable ghee, this is unsaturated triester, this is saturated triester. Just like CH2 double bond CH2 plus H2 CH3 CH3. The mechanism will be CH2 डॉट एंड क्रॉस फार्मूला। क्या होगा, ये एक इलेक्ट्रॉन इसको वापस मिल जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन इसको वापस मिल जाएगा। वापस मिलने के बाद इसकी ट्रांजिशन स्टेट कुछ ऐसी होगी, CH2 फ्री रेडिकल बॉन्ड CH2 फ्री रेडिकल। इसको हम इन्वर्ट कर कैसे भी लिख देते हैं, H2 C रेडिकल H2। फिर नेक्स्ट क्या होगा, हम एडिशन ऑफ हाइड्रोजन H2 ऐड करेंगे। जब H2 ऐड करेंगे, H बॉन्ड H लिख सकते हैं हम इसको। जब इसका H बॉन्ड H लिखा जाएगा, ये H एक इस पर अटैक करेगा और एक H इस पर अटैक करेगा। जब अटैकिंग होगी H2 बॉन्ड H2 एंड H, हमें मिल जाएगा एक सैचुरेटेड कंपाउंड CH3 ये है उसका मैकेनिज्म कि हमें CH3 कि डबल बॉन्ड की जब ब्रेकिंग होगी, ब्रेकिंग के बाद जो है हम एक सैचुरेटेड कंपाउंड अल्केन जो है वो फॉर्मेट हो जाएगा। ये थी हमारी हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल घी। न्यूक्लिक एसिड्स, नेक्स्ट टॉपिक इज न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड्स essential for लिविंग ऑर्गेनिजम्स। कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए न्यूक्लिक एसिड जो है वो बहुत ज़रूरी है। न्यूक्लिक एसिड हम कह सकते हैं मेन भी है इनमें। जनरली लॉन्ग चेन्स ऑफ
ये लॉन्ग चेन ऑफ मॉलिक्यूल से मिलकर बनता है। ये लॉन्ग चेन ऑफ मॉलिक्यूल्स के मॉलिक्यूल्स ने क्या किया होता है आपस में लॉन्ग चेन, जैसे कह सकते हैं हम कैटिनेशन की हो या पॉलीमराइजेशन की हो। अब हम कहते हैं इनकी कंपोजिशन, न्यूक्लिक एसिड्स की कंपोजिशन में हम स्टडी करते हैं कि न्यूक्लिक एसिड्स के पास एक न्यूक्लियोटाइड होता है। न्यूक्लियोटाइड में हम बेसिक कंपोनेंट जैसे हमारे पास नाइट्रोजीनियस बेस अवेलेबल होती है, पेंटोज शुगर होता है, पेंटोज शुगर मॉलिक्यूल, एंड नेक्स्ट इज अ फॉस्फेट ग्रुप के फॉस्फेट भी मौजूद होता है। ये तीन कंपोनेंट्स जो हैं ये क्या बनाती हैं, कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। ये न्यूक्लियोटाइड की कंपोजिशन बनाते हैं, फिर न्यूक्लियोटाइड मिलकर क्या बताते हैं, लॉन्ग चेन्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड हमारे पास दो किस्म के होते हैं। न्यूक्लिक एसिड्स की टाइप्स DNA एंड RNA। DNA एंड RNA। DNA हमारे पास होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, एंड RNA राइबोन्यूक्लिक एसिड। ये दोनों न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बनते हैं और न्यूक्लियोटाइड से मिलकर जैसे न्यूक्लिक एसिड बनते हैं, फिर ये न्यूक्लिक एसिड की फर्दर दो टाइप्स हैं। टर्न बाय टाइम हम दोनों फर्दर टाइप्स को स्टडी करते हैं। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, DNA। शॉर्ट फॉर्म हम ज़्यादातर कॉमनली यूज़ करते हैं DNA, हम पूरा नहीं पढ़ते। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड क्या है, ये एक डीऑक्सीराइबोज शुगर है, डीऑक्सीराइबोज शुगर मॉलिक्यूल है। शुगर मॉलिक्यूल से पहले इसका सबसे पहला स्ट्रक्चर जो है 1953 दो साइंटिस्ट थे, J. वाटसन एंड F. क्रिक। इन दोनों ने सबसे पहले न्यूक्लिक एसिड DNA का स्ट्रक्चर फॉर्म किया। ये क्या कहते थे, DNA का स्ट्रक्चर क्या है, डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल। डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल की डायग्राम हम जो ऑब्जर्व करते हैं, ये डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल के मतलब दो स्ट्रैंड्स ये जो आपस में जिगजैग हुए हैं, कि अगर सिंगल स्ट्रैंड की बात करें तो ये एक सिंगल स्ट्रैंड है, लेकिन हम जब दोनों की बात करेंगे ये डबल स्ट्रैंड है। फिर हम कहते हैं इसमें फॉस्फेट, जो शुगर फॉस्फेट है उसकी बैकबोन है। फिर हमारे पास एक बेस है, नाइट्रोजीनियस बेस है। फिर हमारे पास पेंटोज शुगर मॉलिक्यूल भी है। ये थी डायग्राम DNA डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल, double stranded molecule of two chains in like this manner. इस मैनर में हमारे पास डबल चेन्स हैं। each chain is made up of sugar, phosphate एंड बेस। इन तीन मॉलिक्यूल से मिलकर क्या बनता है, एक DNA का स्ट्रक्चर बनता है। DNA के स्ट्रक्चर के बाद हम बात करते हैं कि इसकी बैकबोन की। जैसे हमने हाइड्रोकार्बन में स्टडी किया कि बैकबोन किसकी होती है, कार्बन की। शुगर एंड फॉस्फेट, शुगर एंड फॉस्फेट ग्रुप्स मेक the backbone of chains। नेक्स्ट हम कहते हैं two chains are linked with each other, two chains are linked with each other, दोनों एक साथ के साथ जुड़ी होती हैं। जुड़ी होने के बाद हम क्या स्टडी करते हैं इसमें, कि जो लिंकिंग होती है, फिर एक चेन को रैपिंग की जाती है एक डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर में। डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर इज फॉर्म्ड, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर इज फॉर्म्ड बाय शुगर, फॉस्फेट एंड बेस मॉलिक्यूल्स। कि इन मॉलिक्यूल से क्या है कि डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर हम मैन्युफैक्चर करते हैं, कि एक डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर फॉर्म होता है। डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर में हमने ये तीन जो कंपोनेंट्स स्टडी किए। अब हम कहते हैं DNA हमारे पास फंक्शन क्या करता है, इसके फंक्शंस
वो था स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए हम कैसे बनाते हैं। फिर हम फंक्शन स्टडी करते हैं। डीएनए जो एक परमानेंट स्टोरेज है, परमानेंट स्टोरेज ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन। द टॉपिक इज सिंपली रिलेटेड विद बायोलॉजी कि जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जो है इसमें आप स्टडी करते हैं। डीएनए जो होता है ये होता है एक पेरेंट्स में, जैसे एक बॉडी में डीएनए है तो वो स्पेसिफिक होगा आगे अपनी ऑफस्प्रिंग में, क्यों उन दोनों का डीएनए मैच होगा। अब हम देखते हैं किसी का जो टेस्ट करवाते हैं कि फादर और बेटे में क्या ताल्लुक है, उसके पेरेंट्स में और ऑफस्प्रिंग्स में क्या रिलेशन है, तो वो डीएनए का रिलेशन होता है कि डीएनए में जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है वही जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कॉपी होकर आगे ऑफस्प्रिंग्स में ट्रांसफ़र होती है। जेनेटिक इंफॉर्मेशन इन द न्यूक्लियस ऑफ सेल, कि सेल के न्यूक्लियस की जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है वो सारी डीएनए में स्टोर होती है। नेक्स्ट, कैरीज एंड स्टोर जेनेटिक इंफॉर्मेशन। जेनेटिक इंफॉर्मेशन स्टोर करता है, फिर इसको पासिस फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। Just I said, passes from generation to generation, कि generation to generation ये DNA पासिंग होती रहती है। DNA पासिंग particularly for synthesis of DNA responsible for the synthesis of प्रोटीन फ्रॉम अमाइनो एसिड्स, के अमाइनो एसिड से प्रोटीन डेवलप करनी है। डीएनए के पास जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है वो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन ट्रांसपोर्ट करते हैं कि उस इन्फॉर्मेशन से क्या होता है, अमाइनो एसिड से मिलकर प्रोटीन की फॉर्मेशन होती है। प्रोटीन की फॉर्मेशन के बाद जेनेटिक कोड इज अवेलेबल ऑन डीएनए। जेनेटिक कोड हर पेरेंट या हर इंडिविजुअल का डिफरेंट होता है मास वाइज उसके पेरेंट्स के। जेनेटिक कोड ऑफ लाइफ, इससे हम ऑर्गेनिज्म का डिफरेंस मालूम करते हैं। एनिमल्स एंड ह्यूमंस में भी डिफरेंस होता है। ह्यूमंस में डिफरेंस कैसे होगा, इन वन पेरेंट एंड अनदर पेरेंट, इन वन पेरेंट एंड अनदर पेरेंट में इसका डिफरेंस होगा। डिफरेंस के बाद हम डिटीज आप फिर हम सेल डिस्टिंग्विश करते हैं। सेल डिस्टिंग्विश में हम स्टडी करते हैं कि डीएनए ही रिस्पॉन्सिबल है सेल डिस्टिंग्विशन की, कि सेल इज वेदर अ नर्व सेल और सेल इज अ मसल सेल, कि आया हम देखते हैं कि वो एक नर्व सेल है या मसल सेल है। नर्व सेल और मसल सेल का डिफरेंस भी हम डीएनए से ही स्टडी करते हैं। नेक्स्ट, सीक्वेंस ऑफ नाइट्रोजीनियस बेस। सीक्वेंस ऑफ नाइट्रोजीनियस बेस इन डीएनए determines sequence of nitrogenous base in determines protein development in new cells। इन न्यू सेल्स कि जब हमने नए सेल्स या नया इंडिविजुअल बनता है तो उसमें सीक्वेंस जो होता है नाइट्रोजीनियस बेस का, कि जो सीक्वेंस है हमने नाइट्रोजीनियस बेस एक डीएनए डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल में अवेलेबल है, फिर उन्होंने एक सीक्वेंस बनाया होता है कि इस सीक्वेंस के जरिए हमने क्या करना है, प्रोटीन की डेवलपमेंट। जब अमाइनो एसिड से प्रोटीन की डेवलपमेंट होगी तो प्रोटीन डेवलपमेंट से ही आगे न्यूक्लिक एसिड की डेवलपमेंट होगी, यानी एक न्यूक्लिक एसिड से दूसरे न्यूक्लिक एसिड की कॉपी को बनाना। नेक्स्ट, फंक्शन ऑफ डबल हेलिक्स। फंक्शन ऑफ डबल हेलिक्स, कि डबल हेलिक्स के फंक्शन में हम स्टडी करते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ डीएनए, फॉर्मेशन ऑफ डीएनए है, नो डिसऑर्डर टेक प्लेस,
कि फॉर्मेशन में कोई डिसऑर्डर नहीं होना चाहिए। अगर डिसऑर्डर जेनेटिक इन्फॉर्मेशन में आ गया तो वो डीएनए डिस्टर्ब हो जाएगा या डिसऑर्डर्ड हो जाएगा। उस डिसऑर्डर होने की वजह से जो नया सेल प्रोड्यूस होगा वो अब नॉर्मल सेल बनाया जाएगा। जैसे हम देखते हैं बहुत से ह्यूमन जो बेबीज़ हैं, ह्यूमन्स के जो आगे पेरेंट्स के बेबीज़ हैं वो अब नॉर्मल होते हैं। वो अब नॉर्मल होने की वजह यही है कि डीएनए का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें एक सीक्वेंस होता है नाइट्रोजीनियस बेस का। जब वो नाइट्रोजीनियस के बेस का सीक्वेंस जो है वही रिस्पॉन्सिबल होता है आगे फर्दर डीएनए या प्रोटीन्स की मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए। फिर वो अमाइनो एसिड्स को क्या कहते हैं, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कैरी करते हैं और अमाइनो एसिड्स को ऑर्डर देते हैं कि यहाँ जाके आपने प्रोटीन की सिंथेसिस करनी है। जब वो प्रोटीन की सिंथेसिस फॉर्मेट में आती है तो प्रोटीन की सिंथेसिस करने के बाद वो एक जेनेटिक कोड ट्रांसफ़र होता है। जब जेनेटिक कोड ट्रांसफ़र होता है वहाँ प्रोटीन की सिंथेसिस मैन्युफैक्चरिंग होती है। सिंथेसिस के बाद जो है डीएनए बनता है। जब डीएनए के स्ट्रक्चर में कोई भी डिसऑर्डर आ जाए तो वो क्या होगी, वो सेल या उस बॉडी की अब नॉर्मेलिटी कैरी आउट होगी। नेक्स्ट, डीएनए जीन कैरीज डीएनए जीन्स दैट कंट्रोल सिंथेसिस ऑफ आरएनए कि डीएनए ही रिस्पॉन्सिबल है सिंथेसिस ऑफ आरएनए के लिए, क्योंकि इसमें डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियस के एसिड होते हैं और उसमें ऐसी जीन्स अवेलेबल होती हैं जो क्या करती हैं, आरएनए बनाती हैं। इफ आरएनए इज फॉल्टी देन जीन्स आर डिस्टर्ब्ड कि अगर आरएनए ही ठीक नहीं बना तो फिर क्या होगा, वो जीन्स जो अवेलेबल थी वो डिस्टर्ब हो गई हैं। फिर सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन इज नॉट फंक्शन द वे दे आर सपोज्ड कि जिस लिहाज से हमने उनको फंक्शन करवाना है, अगर वही आरएनए डिस्टर्ब हो जाए तो फिर जीन्स जो है वो सिंथेसाइज नहीं करेंगे। प्रोटीन को जब हम, जैसे एक कॉमन सी एग्जांपल, अगर हम किसी को इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, अगर हम उसको सही तरह इंस्ट्रक्ट नहीं करेंगे तो वो किसी भी गलत रास्ते पे जा सकता है। इसी तरह प्रोटीन्स की जो इंस्ट्रक्शन हम देते हैं वो भी इंस्ट्रक्शन और जेनेटिक कोड जो है बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए। अगर वो करेक्ट नहीं होता तो वो सीरीज़ ऑफ पाथ से हट जाएगा। जब सीरीज़ ऑफ पाथ से हट जाएगा तो वो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्रोटीन नहीं कैरीड आउट होगी। जब मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्रोटीन नहीं होगी तो न्यूक्लिक एसिड की फॉर्मेशन नहीं होगी। न्यूक्लिक एसिड की फॉर्मेशन ना होने से आरएनए या डीएनए की फॉर्मेशन भी नहीं होगी। और इसी डिसऑर्डर की वजह से, डिसऑर्डर ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, कॉजेस जेनेटिक डिसऑर्डर। किसी प्रोटीन के डिसऑर्डर की वजह से जेनेटिक डिसऑर्डर बॉडीज में आ जाता है, जिसमें हम कहते हैं ये सेल या अबनॉर्मल सेल और अबनॉर्मल इंडिविजुअल इज रिप्रोड्यूस। या उसके सेल में अबनॉर्मलिटी आ जाती है या इंडिविजुअल में अबनॉर्मलिटी आ सकती है। इसलिए सिंथेसिस ऑफ आरएनए और डीएनए बिल्कुल एक्यूरेट होनी चाहिए थी। ये था हमारा टॉपिक, न्यूक्लिक एसिड विद द टाइप ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।